रश्मि बहुत खूबसूरत। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। 5वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए दादी ने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी थी। उसका निकाह शहर में तय हो गया था। वो बहुत खुश थी। उसके होने वाले शौहर उसकी खूबसूरती देखकर ही उससे निकाह करने के लिए हाँ की थी। निकाह होते ही वो शहर आ गई। ससुराल आते ही मेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। माँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। रश्मि अपनी तारीफ सुनकर फूली न समाई। सारे रिवाज निभाते निभाते रश्मि थक गई। रात को जब सुमित उसके कमरे में आया तो रश्मि, हमारा निकाह इतने दिनों से तय था। मैंने तुम्हें कितने खत लिखे, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता ना, इसीलिए। कितनी तालीम ली है तुमने? मैंने 5वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद दादी ने स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई छुड़वा दी। ये क्या मजाक है? हमने तो सोचा था तुमने अच्छी तालीम हासिल की है। रश्मि उसका गुस्सा देखकर, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन दादी शहर किसके पास भेजती। सुमित उसे अकेले ही कमरे में छोड़कर चला गया। रश्मि रोने लगी और रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह, बहू सुमित कहाँ है? अम्मी, वो कमरे में आए तो थे, लेकिन नाराज होकर चले गए। लेकिन क्यों? पहले दिन ही नाराज हो गया। हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं 5वीं जमात तक पढ़ी हूँ, तो वो नाराज होकर चले गए। इतना बड़ा झूठ! अम्मी, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं था कि मैं कितनी पढ़ी हूँ, वरना मैं बता देती। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? गांव में स्कूल होता तो पढ़ती ना। मैंने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू घर में आएगी तो मैं सबके सामने फक्र से सर उठाकर बात करूंगी। दमयंती खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। चाय दे दो अम्मी। अभी लाई बेटा। तुम रात भर कहाँ गायब थे? माँ, मेरे दफ्तर के लोगों ने अगले हफ्ते एक दावत रखी है, हमें बुलाया है। मैं अनपढ़ बीबी को लेकर वहाँ कैसे जाऊँगा? बेटा, मैं तो कहती हूँ इसमें गलती हमारी भी है। तुम भी तो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गए थे और कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। अम्मी, मैं जीवन भर एक अनपढ़ बीबी का बोझ नहीं उठा सकता। उसको उसके मायके भेज दो। रश्मि वहीं पास में खड़ी सब सुन रही थी। अम्मी, मुझे मायके मत भेजिए, वरना मेरी दादी जीती जी मर जाएंगी। मेरे अम्मी अबू बचपन में ही मर गए थे। दादी ने मुझे बड़ी मुसीबतों से पाला है। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। सुमित, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो निकाह हुआ है। अगर वो मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं ये सब नहीं जानता। सुमित तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। रश्मि रोते रोते हिचकियां बंद हो गई। अपने कमरे में जाकर रश्मि ने अपना सामान निकाला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सैंडल मिली। वो सैंडल को हाथ में उठाकर देखने लगी। तभी सैंडल से आवाज आई, रश्मि, तुम रोना बंद करो। तुम हिम्मत से काम लो। कौन हो तुम? मैं जादुई सैंडल हूँ। दादी ने ये सैंडल देते हुए ये बताया था कि इसे बहुत संभाल कर रखना। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ओह, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे मेरे मायके भेज रहे हैं। तुम उनसे कह दो कि तुम अपनी तालीम फिर से शुरू करोगी। हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। वैसे अभी मैं 15 साल की ही तो हूँ। रश्मि ने सैंडल पहन ली और खुद एतमादी के साथ अपनी सास के पास पहुँच गई। अम्मी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई करूँगी। आप मेरा दाखिला करवा दीजिए। इस बार 10वीं का इम्तिहान दे दूंगी, फिर 2 साल बाद 12वीं का। मैं सुमित से पूछती हूँ। शाम को जब सुमित घर आया तो रश्मि चाय और पकौड़े बना रही थी। घर में आते ही, अम्मी, आज तो पकौड़ों की खुशबू बाहर तक जा रही है। कहते कहते वो बावर्ची खाने में गया, लेकिन बावर्ची खाने में रश्मि को देखकर वो उल्टे पांव वापस लौट गया। रश्मि चुपचाप पकौड़े, चटनी और चाय लेकर आ गई। सुमित ने पकौड़े की प्लेट उठाकर फेंक दी। रश्मि ने जल्दी सारे पकौड़े उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। तभी सुमित की अम्मी आ गई। सुमित, उस यतीम बच्ची ने मोहब्बत से पकौड़े बनाए हैं और तुमने फेंक दिए। अम्मी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? पहले चाय पी ले, फिर उसके बाद इस मामले का हल निकालेंगे। हल निकालने की? हाँ, बहू चाय लेकर आओ बेटा। रश्मि बावर्ची खाने में खड़ी खड़ी थर थर काँप रही थी। जैसे ही अम्मी ने आवाज दी, वो चाय लेकर आ गई। सुमित ने उसकी तरफ देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। माफ करना रश्मि, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। ले आओ, मैं तुम्हारे पकोड़े खाऊंगा। ये बात सुनकर रश्मि का चेहरा खिल उठा और बिना देर किए उसने पकोड़े की प्लेट लाकर रख दी। अपनी भी चाय यहीं ले आओ। मैं चाय नहीं पीती, सिर्फ दूध पीती हूँ। तुम तो सचमुच बच्ची हो। अच्छा, पकोड़े तो खा लो। रश्मि अपनी प्लेट में पकोड़े रखकर ले आई। सबने बैठकर पकोड़े का लुत्फ उठाया। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। रश्मि आगे पढ़ना चाहती है, इसका दाखिला करवा देते हैं। सुमित हैरानी से अपनी अम्मी को देखने लगा। अम्मी, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? रश्मि, तुम तालीम हासिल करना चाहती हो? हाँ,
हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कल ही मैं तुम्हारा दाखिला कराने चलूंगा। रश्मि बहुत खुश हुई और खटखट सैंडल खटखटाते उसने सारे बर्तन उठाए और बावर्ची खाने में बर्तन रख अपने कमरे में चली गई। सैंडल उतार दिया और सैंडल से बोली, ओह सैंडल, तुमने तो मेरी सारी समस्या का हल कर दिया। रश्मि, तुम जहाँ भी जाना मुझे पहनकर ही जाना, तुम्हारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। ओह, तुम कितने अच्छे हो। रश्मि अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपनी सास से कहा, अम्मी, आज मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है, तुम ही बनाओ। रश्मि की हाथों में तो जादू था। उसने इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया कि सब उंगलियां चाटने लगे। बहू, तुमने इतना जायकेदार खाना बनाना कहाँ से सीखा? अम्मी, मुझे खाना बनाने का बचपन से ही शौक है। रश्मि तो समझ गई कि ये सब इसी जादुई सैंडल का जादू है, वरना उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। दूसरे दिन, रश्मि, ये पोशाक पहनकर स्कूल चलो, मैं तुम्हारा दाखिला करवाने जा रहा हूँ। रश्मि ने कपड़े पहनकर सैंडल पहने और कमरे से बाहर आ गई। वाह, तुम तो बिल्कुल 10वीं जमात की स्टूडेंट लग रही हो। चलो। रश्मि स्कूल गई तो थोड़ी सी आनाकानी के बाद प्रिंसिपल ने कुछ जरूरी कागजात देकर उसको दाखिला दे दिया। सुमित हमेशा अलग कमरे में सोता था। रश्मि बहुत तकलीफ में रहती, लेकिन वो दिन रात मेहनत करती, दमयंती के साथ काम भी करती, स्कूल भी जाती और पढ़ाई भी करती। लेकिन जादुई सैंडल की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं थकती। 3 साल बाद जब उसकी 12वीं जमात का नतीजा निकला तो वो पूरे स्कूल में अव्वल आई थी। अम्मी, मैं अपने स्कूल में अव्वल आई हूँ। तू तो वाकई बहुत होशियार है। सुमित जब शाम को घर आता है, देखिए, मैं पूरे स्कूल में अव्वल आई हूँ और मुझे इनाम भी मिला है। उस दिन सुमित बेइंतहा खुश था। रश्मि, आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। रश्मि के गाल सुर्ख गुलाब की तरह लाल हो गए थे। अगर जादुई सैंडल न होता तो पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होता। एक गांव में हरिदत्त नाम का बूढ़ा और दौलतमंद किसान रहता था। उसकी बीवी केशवी जवान थी। हरिदत्त और उसकी बीवी में उम्र का बहुत ज्यादा फासला था। बेचारा बूढ़ा किसान अपनी जवान पत्नी को हर तरह से खुश करने की कोशिश करता रहता था। बीवी पहनने के लिए जो भी कपड़े की फरमाइश करती वो उसे दिला देता। खाने के लिए जो चीज कहती वो उसे मंगवा देता। सिर से लेके पैर तक हर तरह के गहने केशवी के पास थे। एक रोज राजू नाम का ऊन का ताजीर गांव में ऊन बेचने आया। केशवी ने उससे ऊन खरीदा। अरे ऊन वाले, ऊन क्या भाव दिए? सिर्फ 20 पैसे की एक लच्छी बेच रहा हूँ। ऐसी मुलायम ऊन इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलेगी। केशवी जिस वक्त ऊन खरीद रही थी उसी वक्त किसान खेत से लौट आया। केशवी, क्या खाना तैयार है? खाना अभी तैयार नहीं है। मुझे क्या पता था तुम खेत से इतनी जल्दी लौट आओगे। 2-4 घंटे बाद आना। ताजीर केशवी की अकड़ देखकर सब कुछ समझ गया। अगले रोज वो फिर गांव में आया और उसने केशवी से कहा, मैं एक विधुर हूँ। मेरी बीवी बहुत पहले मर चुकी है और तुम्हारा शौहर बहुत बूढ़ा है। आज नहीं तो कल वो भी मर ही जाएगा। तुम इस बूढ़े इंसान के साथ क्यों तकलीफ झेल रही हो? ये तुमसे नौकरों की तरह ही तो काम करवाता है। चलो हम दोनों गंगा पार भाग चलते हैं। मेरे साथ तुम मलिका की तरह रहोगी। केशवी ताजीर की बातों में आ गई। तुम कल अंधेरे में कपड़ों और गहनों के साथ नदी तट पर आ जाना। बूढ़े आदमी के पास गहनों का कोई काम नहीं है। गहने तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत खातून पर ही फपते हैं। केशवी ने रात में बूढ़े किसान के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जब किसान बेहोश हो गया तो केशवी ने सारे गहने और सारे पैसे एक पोटली में बांध लिए और सुबह अंधेरे में ही गंगा तट पर पहुंच गई। नदी बहुत गहरी है। मैं गहनों की पोटली और तुम्हें एक साथ नदी पार नहीं करवा सकता। पहले मैं गहनों की पोटली उस पार रख कर आता हूँ, फिर वापस आकर अपने कंधों पर बिठाकर तुम्हें भी नदी पार करवा दूंगा। ऐसा कहकर ताजीर गहनों की पोटली लेकर चला गया। केशवी ताजीर के लौटने का इंतजार करने लगी। एक चील उड़ते हुए वहाँ आई जिसके मुंह में एक चूहा था। चील चूहा खाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर नदी के ऊपर तैर रही एक मछली पर पड़ी। चील चूहा छोड़कर मछली की तरफ झपटी
लेकिन तभी एक बगुला मछली लेकर उड़ गया। इससे पहले कि चील चूहे तक वापस पहुंच पाती, एक कुत्ता चूहा लेकर चला गया। ये सब देखकर केशवी को हंसी आ गई। अरे चील, तू कितनी बेचारी है, मछली के चक्कर में तूने चूहा भी गवा दिया। चील ने तुरंत उत्तर दिया, बेचारी तो तू भी कम नहीं है। जिस ताजीर का तू इंतजार कर रही है वो एक ठग है। वो तेरे गहने और दौलत लेकर जा चुका है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा और अब तो किसान के पास भी वापस नहीं लौट सकती। किसान अब तक सब कुछ जान चुका होगा और गांव में तेरे भागने का ढिंढोरा पीट चुका होगा। तब केशवी अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद डाकुओं की एक टोली वहाँ से गुजरी और वो केशवी को अपने साथ ले गई। डाकुओं ने केशवी को 1 लाख रुपए में बेच दिया। अब केशवी नौकरानी की तरह रूखा सूखा भोजन खाती और पहनने को उसे गंदी फटे पुराने कपड़े दिए जाते। जो दूसरों को दगा देता है उसे भी दगेबाजी ही मिलती है।